गुड इवनिंग साथियों। मैट्रिक परीक्षार्थी, आप लोग ध्यान दें कि आप लोग जानते हैं कि 20 मार्च 2023 को आप लोगों की मैट्रिक की परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय की है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी मैं लगभग आप लोगों को करवा दिया हूं। आज मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव प्रश्न डाला था और अभी मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। विषयनिष्ठ एक लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। देखिए 1 अंक, 2 अंक स्तरीय, 3 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है दोस्तों, तो बिना विलंब किए मैं प्रश्न नंबर से आता हूँ। पहला कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। औपनिवेशिक शासकों के उत्पीड़न और दमन की नीति के कारण विभिन्न वर्ग और समूह के लोगों के बीच एकता और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ और सबने संगठित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। ये 2 नंबर का प्रश्न। अब है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था? ये 3 नंबर का भी प्रश्न पूछ सकता है इसमें। तो है कि बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में वृद्धि के कारण करों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिकों की जबरन भर्ती, मूल्य वृद्धि तथा उसी समय महामारी और अकाल से लाखों लोगों की मृत्यु से आम लोगों के में असंतोष में अत्यधिक वृद्धि हुई, जो आंदोलन में मददगार साबित हुआ। तो पहला विश्व युद्ध में क्या हुआ था? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था? तो आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन सैनिकों को भर्ती कर दिया गया था भारत में, तथा मूल्य टैक्स में वृद्धि हुई और महामारी के कारण की वजह से ये लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की भावना को भर दिया। अब देखिए, फिर यही प्रश्न है कि जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं? तो जबरन भर्ती की प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल करके और प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया था। अगला है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? यहाँ रॉलेट एक्ट क्या था वो नहीं पूछ रहा है, बोल रहा भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो हम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 में था, जिसे भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दिया था। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में थे क्योंकि इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। मतलब इसके खिलाफ अगर जेल में शक के आधार पर किसी भी भारतीयों को अंग्रेज गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी 2 साल तक। इसके खिलाफ वह व्यक्ति कहीं भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता था। इस प्रकार कानून ही बनाया था अंग्रेजों ने, जिसके चलते भारतीयों ने इन्हें काला कानून की संज्ञा दिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा के रूप में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए, जिसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल से हुआ था। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जनरल डायर का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर में होगा, जनरल डायर के अनुसार वह सत्याग्रहियों के दिमाग में दहशत आने की भय पैदा करना चाहता था, है ना। अब अगला है, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के पक्ष में क्यों थे? तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक से अधिक जन समर्थन प्राप्त हो सके। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार के बाद यह अफवाह फैल गई थी कि इस्लामिक विश्व के खलीफा, यानी कि ये लोग पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं वह तुर्की के जो राजा था, वहाँ का जो गुरु था, उसको खलीफा कहा जाता था, उसको अपना धार्मिक गुरु मानते थे। तो यह अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व के खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। अतः खलीफा की तात्कालिक स्थितियों की रक्षा के लिए भारत में मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। भारत में जो मुस्लिम थे तो उसमें भारत अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश था, तो अंग्रेज़ों को, भारत के मुसलमानों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ यह आंदोलन किया था। अब अगला है, सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या है? तो सत्याग्रह का विचार आप लोग जानते हैं कि सत्य के आग्रह पर इसमें जोर दिया जाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह पर जोर दिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो बिना शारीरिक बल, आक्रामकता और हिंसा के अत्याचारी से मुकाबला किया जा सकता है तथा अंततः सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बहिष्कार से क्या अभिप्राय है? बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है, जिसका अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना। पिकेटिंग, अब देखिए पिकेटिंग क्या है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे। पिकेटिंग अधिकतर जो शराब की दुकानें थे उसके सामने महिलाएं बैठ जाती थी और पुरुषों को घुसने नहीं दिया जाता था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस प्रकार चलाने का सुझाव दिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाने का सुझाव दिया। पहले चरण में पदवियां लौटाना, जिसमें पदवियां कौन लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
सर की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ, और महात्मा गांधी ने बापू के खिलाफ, बापू का उपाधि, महात्मा की उपाधि। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना, बहिष्कार करना तथा सरकार द्वारा दमन नीति अपनाने के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना। चौरी चौरा कांड क्या था? तो गोरखपुर स्थित चौरा चौरी, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया, जहां उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, लगभग 25 पुलिसकर्मियों की। अब है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? बोलता है कि चौरी चौरा की घटना से महात्मा गांधी को लगा कि आंदोलन हिंसक होते जा रहा है, अतः फरवरी 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन रोकने का फैसला किया। 5 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा। अब है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिरमिटिया, है ना दोस्तों। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से बहुत से लोगों को एग्रीमेंट यानी कि एक अनुबंध के द्वारा काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इस एग्रीमेंट के ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। बारदोली सत्याग्रह क्या था? 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी का गठन क्यों और किनके द्वारा किया गया? हम लोग जानते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन देशबंधु चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। परिषद राजनीतिक अर्थात चुनाव लड़कर परिषदों में जाने के लिए मोतीलाल नेहरू और CR दासानी के चित्तरंजन दास कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? 1923 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था। अब है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। साइमन कमीशन का अगर पूछे गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 1927 में, लेकिन भारत पहुंचा 1928 में। साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो साइमन कमीशन गो बैक का, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन भारत वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ कर नारे लगाए गए, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी के चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब है, साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई? साइमन कमीशन का काम भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देना था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और तीनों सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए क्यों किया कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए नमक को क्यों चुना? क्योंकि नमक हर व्यक्ति, अमीर और गरीब, कोई भी वो सबको खाता है, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है तथा नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकार का आधिपत्य ब्रिटिश शासन के अत्यंत दमनकारी पहलू था। अब देखिए, दांडी मार्च या नमक यात्रा से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा कि नमक यात्रा साबरमती, गांधी जी के साबरमती आश्रम से 78 प्रतिनिधियों के साथ 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को एक तटीय इलाका जिसका नाम डांडी है, वहाँ पहुँचकर लगभग 24 दिन लगा और 240 किलोमीटर दूरी तय करके डांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में पहुंचा। गांधी जी 6 अप्रैल को पहुंचे और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अब गांधी जी बोलता है कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता, लॉर्ड इरविन समझौता भी गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते की एक मुख्य सहमति का उल्लेख कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता में क्या, गांधी जी के इरविन ने कहा था कि गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त किया। इसके बदले में लॉर्ड इरविन ने जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया था, उन कैदियों को छोड़ने के लिए गांधी इरविन ने तैयार हो गया। लेकिन और गांधी जी ने 1931 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। एक ऐसा, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है और वह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लेने के लिए गए थे। भारत का एक ऐसा नेता मात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अब है, पुणे पैक्ट क्या था या पुणे पैक्ट क्यों किया गया? तो पुणे पैक्ट जो है वह ब्रिटिश सरकार द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर की दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग को मानने के पश्चात गांधी जी ने इसके विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी के सुझावों को मान लिया और पुणे पैक्ट हुआ। यानी पुणे पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। पुणे पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या निकला? पुणे पैक्ट के अनुसार दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गई, परंतु उनका मतदान सामान्य क्षेत्रों में ही होना था। आप देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है
कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, कारण दे, अथवा भारतीयों में सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो इसमें लिखिएगा, पहला, उपनिवेशों में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद एवं सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय इसी कारण हुआ। दूसरा, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों में आपसी एकता की भावना का संचार हुआ। सभी जाति और संप्रदायों के लोग विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट हुए। तीसरा, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोग एक हुए तथा उनमें राष्ट्र के आदर्श का बोध जागृत हुआ। अगला प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या करें। पहला है, युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर अतिरिक्त कर भार आरोपित किए, जिसके परिणामस्वरूप उपनिवेशों में विकट आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार की आर्थिक नीतियों से वस्तुओं की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। दूसरा, भारी संख्या में भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया गया, गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। तीसरा, देश के कई भागों में फसलें नष्ट हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की कमी हो गई तथा कई क्षेत्रों में अकाल पड़ गए। इसी बीच फ्लू जैसी महामारी फैल गई, जिसने भारी संख्या में लोग मारे गए। चौथा, उपरोक्त परिस्थितियों के प्रति सरकार का रुख न सिर्फ उदासीन बल्कि असहयोगात्मक रहा, जिसके परिणामस्वरूप लोगों में सरकार के प्रति असंतोष और विद्रोह का भाव पनपा तथा लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मजबूर हुए। अब देखिए, फिर से सत्याग्रह का विचार आ गया, जिसको गांधी जी ने चलाया था। तो सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं या सत्याग्रह विचार का क्या मतलब है? तो इसमें पहला है, सत्याग्रह एक आधुनिक राजनीतिक संकल्पना है या दर्शन है, जिसका प्रतिपादन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था। आप पूछेगा, सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था 1917 में, बिहार में। लेकिन पूछेगा सबसे पहले कहाँ किया था, तो होगा दक्षिण अफ्रीका में, जो कि रंगभेद आंदोलन के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। लेकिन भारत में कहाँ किया था? तब चंपारण के बिहार के चंपारण में 1917 में होगा। दूसरा है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह था कि सच्चे उद्देश्य के लिए अन्यायी के खिलाफ किसी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, प्रतिशोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना केवल अहिंसा के बल पर अन्याय की चेतना को जागृत कर उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अहिंसा सत्याग्रह का मूल मंत्र था। चौथा, अहिंसा के बल पर उत्पीड़क अथवा अन्यायी को सत्य के स्वीकार करने के लिए विवश करना ही सत्याग्रह, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है। अब अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्या था? भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ये हम लोग देख लिए हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग जानता है कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गाँव वाले सालाना बैसाखी के मेले में शिरकत होने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। दूसरा है कि लोक सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी, का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इसमें मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है इलाके में। तीसरा था, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसका प्रभाव क्या हुआ? भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे भारत भर में रोष की लहर फूट निकली। लोग सड़कों पर उतर गए और हड़तालें होने लगी। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया और जगह जगह पर लोगों की पुलिस से भिड़ंत हुई। लोगों को आतंकित और अपमानित करने की मंशा से अंग्रेजों ने जानबूझकर निर्ममता से कुचला। अब एक खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको भी हम लोग देख चुके थे। अब है, असहयोग आंदोलन क्या था अथवा ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए गांधी जी ने असहयोग का रास्ता क्यों अपनाया? तो इसमें लिखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को तन मन धन से पर्याप्त सहायता की थी। युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को लोकतंत्र की रक्षा का आश्वासन दिया था, किंतु बाद में इसी प्रकार ने रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून को भारतवर्ष में लागू कर दिया। दूसरा,
निराशा की इस दिशा में संपूर्ण देश में असंतोष का वातावरण गर्मा गया। लोगों ने जगह जगह पर हड़तालों के द्वारा अपने अपने असंतोषों की अभिव्यक्ति और विरोधों का प्रदर्शन किया। सरकार ने इन विरोधों और हड़तालों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। तीसरा, इसी समय 1919 में जालियांवाला बाग की लोमहर्षक और हृदय विदारक घटना घटी। चौथा, महात्मा गांधी ने इन स्थितियों का सूक्ष्मता एवं गंभीरतापूर्वक आकलन किया। इस आकलन ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि यदि जनता किसी भी कार्य में सरकार से सहयोग ना करे तो सरकार नहीं चल सकती। जन असहयोग के फलस्वरूप विवश होकर सरकार को जनता की मांगें माननी पड़ेगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा बुलंद किया। अब है असहयोग आंदोलन क्यों असफल हो गया। वो तो असहयोग आंदोलन ये प्रश्न था कि असहयोग आंदोलन क्या था या ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए गांधी जी ने असहयोग का रास्ता क्यों अपनाया। अब ये प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हो गया या बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। तो बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है। बहिष्कार का अर्थ है कि किसी के साथ ही संपर्क से रखने और जुड़ने का इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी, संग अथवा अलग रखना, चीज़ों का खरीदने इस्तेमाल करने से इनकार करना। अब है असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण। पहला है योग्य नेतृत्व का अभाव। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की तथा शीघ्र यह आंदोलन पूरे देश के कोने कोने में फैल गया। लोगों ने अति उत्साह से इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भागों में योग्य नेतृत्व के अभाव में वे सही दिशा से भटक गए। दूसरा है आर्थिक कारण। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया तथा लोगों को खादी का प्रयोग करने को प्रेरित किया गया, लेकिन खादी के कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े की अपेक्षा काफ़ी महंगा था। गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे, अतः जल्दी ही बहिष्कार की उमंग फीकी पड़ गई। मतलब गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, चाहे विदेशी कपड़ा हो, विदेशी साबुन, शैम्पू या कुछ भी हो। तो जो पहले हाथ से हम लोग जानते थे कि कपड़ा जो बनता था चरखा मशीन में, लघु उद्योगों में, वह काफ़ी महंगा होता था। और विदेश में जो इंग्लैंड में खास करके औद्योगिक क्रांति के बाद जब बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित हो गई तो वहाँ एक साथ कपड़ा मिलों में बनता था, मशीनों में बहुत सारा, तो वह सस्ता होता था। वही चूँकि भारत उस समय इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, तो अंग्रेज वहाँ से इंग्लैंड से बने हुए कपड़े को काफ़ी सस्ता में भारत में बेचते थे। तो इसीलिए गरीब लोग वह जो 100 रुपये में मिलता था भारत में वही मिलता था 200-300 में। तो गांधी जी के लाख कहने के बावजूद गरीबी के कारण भारतीय लोग इनका बात नहीं मान सके और विदेशी कपड़ा वो खरीदते थे क्योंकि वो सस्ता होता था और हाथ से बने हुए कपड़ा भारत का महंगा होता था। तीसरा है वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से नई समस्याएं पैदा हुई। स्कूल, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया गया, लेकिन वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी पुनः अंग्रेजों द्वारा खोले गए स्कूल में लौट गए। अब चौथा, हिंसा का मार्ग अपनाना। यद्यपि आंदोलन का प्रारंभ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुआ, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन ने हिंसा का मार्ग पकड़ लिया। हिंसा की चरम परिणति चौरी चौरा कांड के रूप में हुई, जब उग्र आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी। अतः इन सभी कारणों से गांधी जी की योजना असफल हुई तथा उन्होंने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, वही चीज प्रश्न दोबारा आ गया है। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें, ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो पहला है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। दूसरा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। तीसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। चौथा है व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। पांचवा है ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। अब क्या कारण बताइए कि क्यों शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया, ये वही चीज़ है। साइमन कमीशन क्या था, भारत में उसका विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन पर ब्रिटिश एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में यह भारत पहुँचा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तीनों अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था।
अब है दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि दांडी यात्रा जो है वह एक समुद्र का तटीय इलाका है। लिखता है गांधी जी द्वारा अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में चलाया गया आंदोलन नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने गिने चुने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे तक की पैदल यात्रा की। दांडी यात्रा द्वारा ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया था और नमक कानून का उल्लंघन किया। दांडी यात्रा द्वारा ही गांधी जी ने सविनय आंदोलन की शुरुआत की। देखिए इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम से। कितने लोगों के साथ, तो 78 लोगों के साथ। बोलेगा कि कितना दिन में पहुंचा, तो 24 दिनों में पहुंचा। और कितना किलोमीटर की दूरी तय की, तो 240 किलोमीटर की दूरी तय की। और कब पहुंचा, तो 6 अप्रैल को पहुंचा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल को हुआ, जिस दिन गांधी जी ने नमक कानून को जो समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, क्यों शुरू किया गया, ये क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ सकता है। अत्यधिक महंगाई से उत्पन्न अराजक स्थिति के बीच अंग्रेजों द्वारा नमक कानून लागू करने से जनता में आक्रोश व्याप्त था। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होने से बचाने और सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। 1930 से 1934 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी प्रतिरोध का एक रूप था। सविनय अवज्ञा से गांधी जी का अभिप्राय अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, सविनय मतलब पूरी तरह से प्रार्थना करके हम अंग्रेजों की बात को नहीं मानेंगे, माने उसकी आदेश को अवज्ञा करेंगे, उसकी आज्ञा को अवज्ञा करेंगे। मतलब सविनय अवज्ञा मतलब उनके आदेश को हम विनयपूर्वक अवज्ञा कर देंगे, अवहेलना करेंगे, नहीं मानेंगे उनकी आज्ञा को। करना था उनके आदेशों की अवहेलना करना था। उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी मार्च एवं नमक कानून का उल्लंघन कर किया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से इस अर्थ में अलग था कि जहां असहयोग आंदोलन में लोगों को अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से मना किया गया, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत देश के विभिन्न भागों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सरकारी नमक के कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, किसानों ने लगान तथा चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे तथा लोगों ने लकड़ी तथा अन्य वनोत्पादों को बीनने तथा मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसकर वन कानून का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि एक वन समाज एवं उपनिवेशवाद में क्या था कि अंग्रेजों ने वनों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित वनों में लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया गया था, लेकिन असहयोग आंदोलन में सभी ने वन कानून का उल्लंघन किया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक नेता भारत समाज में विभिन्न वर्गों समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्गों का और दलितों का नेतृत्व करते थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और प्रथम निर्वाचन क्षेत्र मांग कर अनुयायियों का जीवन स्तर उठाना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अब है पूना पैक्ट समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये हम लोग पूना पैक्ट का ऊपर पढ़ चुके थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था सितंबर 1932 में। कब हुआ था, सितंबर 1932 में। पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार और इसको। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान तथा उनकी सामाजिक अपंगता का निवारण केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता था, अतः उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जोर शोर से समर्थन किया। दूसरा है, इस पर गांधी जी से उनका गंभीर विवाद हुआ। इसी बीच सरकार ने अम्बेडकर की बात मान ली। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तीसरा है कि अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की मध्यस्थता से गांधी और अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। चौथा है, इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। और पांचवा है कि उनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्रों में ही होने की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था भारत में राष्ट्रवाद। अब है आप लोगों का भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये तीनों चैप्टर और सोशल साइंस का और भी भूगोल और नागरिक और अर्थशास्त्र का भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दूंगा। तो आप लोग जो मेरे चैनल्स में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर से मैं सब्जेक्टिव प्रश्न को डालूंगा और
आप लोग एकाग्र होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। आज 16 मार्च हो गया, 17, 18, 19 मात्र 3 दिन बचे हैं सामाजिक विज्ञान में। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।